हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। अब ये सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, कहते हैं किसको? ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इट्स सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय रसायन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, अलग अलग हैं, जैसे अधिशोषण है, अवशोषण है, उत्प्रेरक है, कोलाइड्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अधिशोषण की। अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। अधिशोषण होता क्या है? ठीक है, अधिशोषण किसी पृष्ठ द्वारा या सतह द्वारा अणुओं का धारण करना। कोई भी पृष्ठ या सतह अपने ऊपर अणु धारण करती है तो इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, और वो पृष्ठ जो ये घटना दर्शाता है उसे कहते हैं अधिशोषक। और जो अणु पृष्ठ पर आते हैं उसे बोलते हैं अधिशोष्य। और इस संपूर्ण घटना कहलाती है अधिशोषण। ये संपूर्ण घटना कहलाती है अधिशोषण। ठीक है, अच्छा, अब अधिशोषण के ठीक विपरीत एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं अवशोषण। उसको भी मैं यही आपको समझा देता हूं, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण एक बल्क फिनोमेना है, स्थूल घटना है। स्थूल घटना क्या मतलब क्या है बेटा? कि इसके अंदर अणुओं की सांद्रता सतह पर भी होगी, है ना, सतह पर भी होगी, और अणुओं की धारणा, अणुओं की सांद्रता सतह पर भी होगी और आंतरिक भाग में भी होगी। तो दोनों ही जगह अणुओं की सांद्रता रहेगी, सतह पर भी होगी और आंतरिक भाग में होगी। इसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, जब आंतरिक और बाह्य दोनों भागों में अणुओं की सांद्रता होती है तो हम उसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, चलो जी, इसमें कुछ और भी डेफिनेशन है जिसके बारे में मैं आपसे और भी यहां पे बात करूंगा। तो अधिशोषण और अवशोषण दो चीजें हैं वो आपके सामने। अब इसमें एक और है, वो है विशोषण। अब विशोषण क्या होता है बेटा? जैसे ही अणु सतह पर आते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं अधिशोषण, और अणुओं का सतह को छोड़कर जाना वो कहलाता है विशोषण। तो अणुओं का सतह को छोड़कर जाना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। एक और डेफिनेशन है इसमें, वो है शोषण, सॉर्प्शन। शोषण क्या होता है? जहां पे दोनों ही घटना होती है, अधिशोषण और अवशोषण, उसे बोलते हैं हम शोषण। ठीक है, तो ये संपूर्ण घटना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अधिशोषण जो है वो दो प्रकार का है, और फिर बात करेंगे कि अधिशोषण होता क्या है। देखिए बेटा, अधिशोषण को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है धनात्मक अधिशोषण। ठीक है, धनात्मक अधिशोषण जिसमें अणुओं की सांद्रता अधिक होती है, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे ऋणात्मक अधिशोषण। दूसरा है मेरे पास यहाँ पे ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, और ऋणात्मक अधिशोषण के अंदर क्या होता है कि अणुओं की सांद्रता सतह पर अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है बेटा, तो धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। अब इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे सक्रिय केंद्र, एक्टिव सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या होता है? जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि मक्खी वहीं बैठेगी जहां गुड़ होगा। तो मान लो इस पूरी सतह के ऊपर जहां पर अणु आकर जुड़ रहे हैं उस सतह को हम बोलते हैं एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र। या जिस सतह पर आकर अणु अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे कि अधिशोषण होता क्यों है। ठीक है, तो ध्यान देना और समझना, अधिशोषण एक मजबूरी है, मतलब वो होता ही होता है। क्यों होता है? जैसे हम सर्दियों में जस्ट नहाने के बाद जब बाथरूम से बाहर निकलते थोड़ी देर बाद स्किन में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। हम उस तनाव को दूर करने के लिए अधिशोषण की घटना
को अंजाम देते हैं। अब देखिए होता क्या है, समझिए, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये एक पात्र है और इस पात्र में मैंने यहां पे पानी भर रखा है और मैं इसमें दो अणु बना रहा हूं बेटा। एक तो ये है अणु ए और एक सतह पर है अणु बी। ठीक है, जो अणु आंतरिक भाग में है उस पर तो सभी दिशाओं से जो बल लग रहा है वो बराबर लग रहा है, अर्थात ये स्थायी अवस्था में। ठीक है, लेकिन जो अणु सतह पर है, सतह पर उपस्थित अणु पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो आंतरिक बल जो इस अणु को नीचे की ओर खींचेगा, एक बाह्य बल जो अणु को ऊपर की ओर खींचेगा। तो जो सतह पर अणु है उस पर नीचे अणुओं की सांद्रता अधिक होने के कारण ये इसको नीचे की ओर खींचते हैं, और नीचे की ओर खींचने के कारण आपने देखा होगा परख नली में जो जल की सतह है वो अर्धचंद्राकार दिखाई देती है, और अर्धचंद्राकार दिखाई देने का जो मेन कारण है वो यही है। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, जब इस पर दो प्रकार के बल लगेंगे असंतुलित बल, तो इस असंतुलित बलों को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यह सतह अपने ऊपर अणुओं को धारण करती है। ठीक है, तो हम जब इसकी में खिंचाव उत्पन्न होता है तो कुछ लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो असंतुलित बलों को संतुलित करने के लिए जो ये सतह जिन पदार्थों का धारण करती है, और धारण करना ही अधिशोषण कहलाता है, धारण करती है, इसलिए अधिशोषण की घटना होती है। आई कुछ बात समझ में? तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि अधिशोषण क्यों होता है। और एक चीज और बता दूं आपको, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्योंकि अणु आकर अपनी सारी ऊर्जा सतह को देता है और सतह के एक्टिव सेंटर या एक्टिव केंद्रों की संख्या जो है वो स्वतः ही बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इस कारण से। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा कि अधिशोषण होता क्यों है। ठीक है, तो इस सतह पर असंतुलित बलों के कारण ये सतह अर्धचंद्राकार हो जाती है, और इस असंतुलित बलों को संतुलित करने के लिए यह सतह अपने ऊपर अणुओं को धारण करती है, और अणुओं का धारण करना ही अधिशोषण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अधिशोषण के बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे गैस से भरे हुए जार के अंदर, ये गैस है, गैस से भरा हुआ जार है, इसके अंदर CO2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, अनेक गैस है। इसके अंदर अगर हम चारकोल लेके जाएं, कार्बन का सस्तर एक चारकोल होता है, ठीक है, चारकोल लेके जाए तो ये जो चारकोल है ये गैसों को अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, और शोषित करने के कारण इस पात्र का जो दाब है वो कम हो जाता है, क्योंकि दाब तो गैस ही लगाती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो कलरफुल पदार्थ होता है, मिथाइलिन ब्लू वगैरह, इसमें भी चारकोल प्रवाहित करते हैं तो ये इस कलरफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो विलीन साफ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सिलिका जेल आती है, सिलिका जेल जो है वो भी नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है, ताकि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आयरन इंडस्ट्री वगैरह में अगर वहां नमी होगी तो वहां पे रस्टिंग ज्यादा होगी, लोहे पर जंग ज्यादा लगेगा, और उस जंग को रोकने के लिए भी ये अधिशोषण की घटना काम में ली जाती है। ठीक है, अवशोषण की अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जहां पे आंतरिक और बाह्य दोनों ही भाग में अणुओं की सांद्रता या अधिशोषी की सांद्रता बराबर होती है तो हम उसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक है बेटा, चलो जी, यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है बेटा आप लोगों को, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों में अंतर बताइए। तो ये अंतर आपको यहाँ पे समझना है, बतना है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अधिशोषण का ऊष्मा गति की संभाव्यता, ऊष्मा गति के आधार पर हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। देखो, मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे अधिशोषण जो है ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, एंडोथर्मिक। तो जब भी सतह पर कोई अणु आता है तो वो अपनी सारी ऊष्मा इस सतह को दे देता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अधिशोषण ऊष्मा की बात करूं तो निश्चित आयतन में या एकांक पृष्ठ पर अधिशोष्य अणु के आने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा H का मान जो है बेटा वो हमेशा नेगेटिव होता है।
ओके। अच्छा, एक चीज और देखिए, अणु जब घूमता घूमता आएगा तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो स्थिर हो जाएगा तो उसको एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डेल्टा एस का मान भी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना इसके 3 पॉइंट। एक तो अधिशोषण ऊष्मा क्या होता है, सतह पर निश्चित एकांक क्षेत्रफल पर अधिशोषे के अणु को आने पर मुक्त ऊष्मा, या 1 मोल अधिशोष्य द्वारा अधिशोषक पृष्ठ को धारण करने पर मुक्त ऊष्मा को अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है और इसमें डेल्टा एच का मान एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों से, वो है अधिशोषण के प्रकार, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के प्रकार, और प्रकार में पहला है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। तो अब ये हम इसको समझेंगे और यहाँ डिफरेंस भी आता है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण क्या है, जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य के अणु भौतिक बल द्वारा या दुर्बल बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो क्या होगा बेटा, दुर्बल होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन या भौतिक अधिशोषण। जब अधिशोष्य के अणु अधिशोषक पृष्ठ पर दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो हम इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है साहब, ओके। देखिए, यहाँ पर ये विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, अणु आ भी सकते हैं और ताप बढ़ने पर अणु छोड़ के जा भी सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है बेटा, ये उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, मतलब हम ये कहें कि ये है उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अच्छा, भौतिक अधिशोषण इस गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की गैसें होती हैं, एक वो गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है और एक वो गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। तो भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसकी अधिशोषण एंथैल्पी का मान कम होता है। अधिशोषण एंथैल्पी इसकी वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अच्छा, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अणु पृष्ठ को छोड़कर चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण एंथैल्पी का जो मान है, ठीक है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है और ये विशिष्ट नहीं होती है। और यहाँ पर ये अधिशोषण पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर, क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ता है तो भौतिक अधिशोषण का मान भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड या दूसरे वाले की बात करते हैं आप लोगों से। दूसरा है मेरे पास केमिकल अधिशोषण। ठीक है, तो यहां पे हम केमिकल एडजॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे बेटा आप लोगों से। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण होता क्या है, या रासायनिक रसोवशोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक पृष्ठ पर अणु आएंगे और पृष्ठ और अधिशोष्य के बीच में जो बल है, लगने वाला बल होता है, ये प्रबल होता है। ठीक है, इसमें तो दुर्बल होगा बेटा, इसमें क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अधिशोषक पृष्ठ व अधिशोष्य के मध्य जो बल लगता है वो प्रबल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज क्या होता है, ये विशिष्ट होता है। ठीक है, विशिष्ट में क्यों बोल रहा हूं कि ये पृष्ठ और अणु दोनों यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अणु पृष्ठ को छोड़कर जाते नहीं है, अर्थात ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। ये क्या होता है बेटा, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है ना, ये होता है अनुत्क्रमणीय। ओके, ये अच्छा, बंध की प्रकृति के कारण ये विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अनुत्क्रमणीय होता है और ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज और देखना, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, यहाँ पे घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने पे क्या होता है, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उच्च ताप पर बंध टूटते हैं। ठीक है, तो निश्चित ताप पर इसका जो मान है वो क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अधिशोषण एंथैल्पी या ऊष्मा का जो मान होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इस अणु को यहां से जाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसी के अंदर है। आपके पास इसको समझना है, रासायनिक अधिशोषण और
भौतिक अधिशोषण। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास, रासायनिक और भौतिक अधिशोषण में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दोनों एडजॉर्प्शन के अंदर आपको यहाँ पे अंतर बताना है, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा इसके अंदर, ठीक है। यहां भी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उधर निम्न सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है हमारे पास ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। तो पृष्ठ तो ठोस है और अधिशोषक क्या है, गैस है। तो गैसों का अधिशोषण किस प्रकार से होगा, हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो आप, ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण, ठीक है। मतलब ये जो पृष्ठ है ये तो सॉलिड है, ठीक है, और जो ये गैस है ये किस प्रकार से अधिशोषित होगी इसके बारे में हम बात करेंगे।